हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 17th ऑफ मार्च के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स अबाउट द यूक्रेन। सो यूक्रेन के जो भी प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की जेलेंस्की ने कल यूएस कांग्रेस को एड्रेस किया, है ना। कल वो यूएस कांग्रेस, जैसे कि यूएस कांग्रेस क्या है, इंडिया में जैसे पार्लियामेंट है, इंडिया के पार्लियामेंट को बोलते हैं संसद। तो वैसे ही यूएस के पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है? यूएस कांग्रेस। ठीक है। तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि पार्लियामेंट इज समथिंग जहां पर लॉ बनता है ना। लेजिस्लेटिव बॉडी वी कैन से दैट। सो यूएस की जो लेजिस्लेटिव बॉडी है उसका नाम क्या है? यूएस कांग्रेस। ठीक है। तो पार्लियामेंट इज एन कॉमन वर्ड एंड parliament represent the legislative body of respective country. So if someone asks you कि इंडिया के पार्लियामेंट का नाम क्या है, तो इट्स संसद। ठीक है। तो वैसे ही आपका जैसे यूके के पार्लियामेंट का नाम क्या होता है? वेस्ट मिनिस्टर बोलते हैं उसको। तो वैसे ही यूएस के पार्लियामेंट का क्या नाम है? यूएस कांग्रेस। एंड यूएस कांग्रेस में कल जेलेंस्की, यूक्रेन के प्रेसिडेंट, उन्होंने एड्रेस किया, बहुत सारी बातें करी। एंड दो मेजर चीजें उन्होंने बोली हैं कि पहले यूएस को हमें सिक्योरिटी सपोर्ट देना चाहिए, वेपन सप्लाई करनी चाहिए। एंड जो बाइडेन ने इसके रिटेलिएशन में बोल दिया है कि हम अराउंड $800 मिलियन का सिक्योरिटी सपोर्ट देंगे टू द यूक्रेन। एंड दूसरी चीज जेलेंस्की ने बोली है कि नो फ्लाई जोन कर देना चाहिए। ठीक है। तो जिससे कोई भी फ्लाई नहीं कर पाएगा रशियन टेरिटरी में और यूक्रेन की टेरिटरी में। तो अगर नो फ्लाई जोन लग गया तो रशियन के जो जेट्स हैं वो यूक्रेन में एंटर नहीं कर पाएंगे। यही बात हुई। लेकिन रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, और अभी देखा जाए तो रशिया को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरनेशनल पोडियम पर, है ना, लेवरोव, उनका ये कहना है कि यूक्रेन भी थोड़ा सा एग्री कर रहा है कॉम्प्रोमाइज करने में, बट यूक्रेन ने दो कंडीशंस रखी हैं। तो यूक्रेन का ये कहना है कि देखो, हम पूरे तरीके से रशिया के सामने झुकेंगे नहीं और हम अपनी हार नहीं कबूलेंगे। दो कंडीशन की रखी है कि हम रशिया की सारी बात नहीं मानने वाले, पहली चीज। और दूसरी चीज कि हम, अगर हमको बोला जाए कि हम सरेंडर कर दें, तो हम सरेंडर नहीं करने वाले। लेकिन रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका सिंपल सा कहना है कि हमारे तीन कंसर्न्स हैं, अगर आप इन तीन कंसर्न्स को एक्सेप्ट करते हो तो हम वॉर पे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। एंड उन्होंने स्टेट किया कि हमारे जो कंसर्न्स हैं वो कंसर्न क्या है कि जो ईस्टर्न यूक्रेन में, मतलब डॉनबास वाले रीजन में जहां पर रेबेल ग्रुप रह रहा है, जो यूक्रेन का पार्ट नहीं बनना चाहता, वो इंडिपेंडेंट कंट्री या फिर रशिया का पार्ट बनना चाहता है, वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनकी सिक्योरिटी को लेकर। दूसरा कि आप यूक्रेन को डीमिलिटराइजेशन करोगे, मतलब यूक्रेन की कोई मिलिट्री नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आगे चल के, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया की मिलिट्री देखा जाए तो यूएस एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, तो वैसे ही यूक्रेन की होनी चाहिए। मतलब रशियन आर्मी डिफेंड करेगी अगर यूक्रेन के ऊपर फ्यूचर में कोई वॉर और होता है तो डीमिलिटराइज करना चाहिए यूक्रेन को। ठीक है। और तीसरी चीज उन्होंने बोली है कि जो रशियन स्पीकिंग लोग हैं जो यूक्रेन में रह रहे हैं उनकी सेफ्टी को लेकर। तो अगर आपने हमारे तीन कंसर्न्स को मान लिया तो हम कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे वॉर के ऊपर। अच्छा, पहले कंसर्न अलग थे। पहले क्या था? पहले था आपका ब्लैक सी था, पहले नाटो था, है ना। डॉनबास वाला रीजन तो अभी भी है, लेकिन नाटो वाला जो कंसर्न है वो रिजॉल्व हो गया, क्योंकि यूक्रेन ने खुद बोल दिया कि हम नाटो का पार्ट नहीं बन रहे हैं। उन्होंने खुद क्लियर कर दिया। तो जब नाटो का पार्ट नहीं बन रहे तो जो वेस्टर्न यूरोप है और यूएस की आर्मी है वो यूक्रेन में आएगी नहीं। यूक्रेन में आएगी नहीं तो ब्लैक सी को भी लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी रशिया को। इसी के चलते ये दो सिक्योरिटी कंसर्न्स तो दूर हो गए, बट नाउ अब दो और कंसर्न उन्होंने रेज कर दिए हैं रशिया ने, कि सेफ्टी चाहिए आपके ईस्टर्न यूक्रेन साइट्स को, रशियन स्पीकिंग पीपल को उनके राइट्स देने चाहिए, और दूसरा डीमिलिटराइजेशन होना चाहिए यूक्रेन के अंदर। ओके, चलो। सो बल्कि वॉर चल रहा है अभी भी मारियोपोल और कीव जैसे शहरों में, वन ऑफ द प्रोमिनेंट सिटीज इन दी कंट्री ऑफ यूक्रेन, वहां पर शेलिंग चल रही है। वहां पर अभी भी आपके रेसिडेंशियल एरियाज में बॉम्बिंग भी की जा रही है एंड कर्फ्यू लगा हुआ है। ओके, कीव को अभी कैप्चर तो नहीं किया रशियन मिलिट्री ने, बट अगर ऐसा शेलिंग चलती रही तो बहुत कम समय लगेगा और यूक्रेन पर कैप्चर हो जाएगा, कीव पर कैप्चर हो जाएगा।
मूविंग फर्दर, सो भगवंत मान ने ओथ ले ली है एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, एंड वो अब 17th चीफ मिनिस्टर होंगे पंजाब स्टेट के। ओके, मूविंग फर्दर, सो गवर्नमेंट रिस्टोर्स ई टूरिस्ट वीजा फॉर 156 कंट्रीज। देखो, अच्छा, ई टूरिस्ट वीजा होता क्या है, पहले तो ये समझ लो। सो अच्छा, एक आपने सुना होगा वीजा ऑन अराइवल। तो दिस इज समथिंग अबाउट वीजा ऑन अराइवल। तो वीजा ऑन अराइवल में क्या होता है कि आप अराइव कर जाते हो, उसके बाद आपको वीजा मिल जाता है। अब ई टूरिस्ट वीजा का मतलब है, जैसे कि मान के चलो आपको ट्रेवल करना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे यूएस का कोई सिटीजन है एंड ही वांट्स टू एज अ ही वांट्स टू ट्रेवल टू इंडिया एज अ टूरिस्ट, ही वांट्स टू कम टू इंडिया एज अ टूरिस्ट, आ सकता है। बस उसको पहले क्या होता था कि वीजा वीजा के लिए ना बहुत समय लगता था। आप वीजा लेके आओगे, वीजा में बहुत समय लगेगा, 1 महीना लग जाता था, 15-20 दिन लग जाते थे। इसमें कुछ नहीं करना है आपको। इसमें सिंपल सी चीज है कि आप ट्रेवल के 4 दिन पहले एप्लीकेशन भरिए, आप इंडिया के एयरपोर्ट पे उतरेंगे और आपको इलेक्ट्रॉनिक वीजा मिल जाएगा, ई टूरिस्ट वीजा मिल जाएगा। अब अच्छा, ई टूरिस्ट लिखा हुआ है बट होता ई वीजा है। एंड ई वीजा 5 कैटेगरीज में दिया जाता है। आप अगर आप टूरिस्ट हो, अगर आप कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आए हो, अगर आप बिजनेस पर्पज से आए हो, अगर आप मेडिकल पर्पज से आए हो, या मेडिकल अटेंडी हो, तो इन 5 बेसिस पर आपको ई टूरिस्ट वीजा मिलता है। हुआ क्या, कोविड-19 के जब रिस्ट्रिक्शंस लगे थे तो गवर्नमेंट ने ई वीजा पे बैन लगा दिया था। 20 मार्च 2020 में बैन लगा दिया था। ठीक है, 20 मार्च में। फिर उसके बाद ये बैन कंटिन्यू रहा आपका 1 साल तक, और 2021 में इन द मंथ ऑफ मार्च गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि ई वीजा जो है फॉर बिजनेस, फॉर कॉन्फ्रेंस, फॉर मेडिकल एंड फॉर द मेडिकल अटेंडी दे दिया जाएगा, बट टूरिस्ट पर्पस के लिए ई वीजा अलाउ नहीं किया जाएगा, उसको हम रिस्टोर नहीं कर रहे। बट नाउ गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि हम 27 मार्च से सारी इंटरनेशनल फ्लाइट जो हैं वो वापस से ट्रैक पे लेके आ रहे हैं। इसी के चलते गवर्नमेंट का डिसीजन है कि ई टूरिस्ट वीजा फॉर द 156 कंट्रीज अब रिस्टोर कर दिया जाएगा। बट ई टूरिस्ट वीजा में कुछ एक्सेप्शन है। पाकिस्तानी नेशनल्स कैन नॉट टेक ई वीजा, उनको ई वीजा नहीं मिलता। अफगानिस्तान के नेशनल्स को नहीं मिलता ई वीजा। गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, रिस्ट्रिक्शन लगाया उन्होंने, अब उनका कंसर्न है सिक्योरिटी कंसर्न। ओके, मूविंग फर्दर, सो अगर आपको याद हो तो इंडिया और साउथ अफ्रीका ने यूरोपियन यूनियन में रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया था। एंड रेजोल्यूशन इज अबाउट के जो कोविड-19 वैक्सीन हैं, उनके जो मेकर्स हैं, उनको पेटेंट राइट्स नहीं देना चाहिए। अब पेटेंट क्या होता है? पेटेंट इज अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने कोई चीज इन्वेंट करी, है ना? अब इन्वेंट करी, मेरी मेहनत थी, मेरा माइंड था, मेरा उसमें बहुत एनर्जी लगी, तो मेरे पास कुछ राइट्स होने चाहिए। तो वो राइट्स क्या होते हैं? पेटेंट राइट्स। वो आपको 20 ईयर्स तक मिलते हैं। मतलब अगर वो आपने इन्वेंट 1 रुपए में भी करी हो और वो बहुत यूजफुल है, तो आप उसको 100 रुपए में बेच सकते हो। वो आपका राइट है, 20 ईयर्स तक आपके उस चीज को कोई भी कॉपी नहीं करेगा। लेकिन अब ये चीज ना मेडिकल फील्ड में बहुत यूज होती है। मेडिकल फील्ड में, क्योंकि वैक्सीन जो है वो आपकी बनती रहती हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता रहता है। मान के चलो जैसे कल एड्स का कुछ वो आ जाए, एड्स के क्योर का मेडिसिन आ जाए, तो जिस कंपनी ने इन्वेंट किया होगा वो मेडिसिन, उसको राइट मिलेगा 20 ईयर्स तक कि वो जितनी महंगी मेडिसिन बेच सकता है उतनी महंगी बेचे। फ्री में देना, फ्री में दे सकता है। लेकिन कोई और कंपनी जेनेरिक मेडिसिन नहीं बना सकती। कोई भी नहीं बना सकती कंपनी जेनेरिक मेडिसिन। 20 ईयर्स तक बनाएगी तो उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपने ब्रीच किए हैं, और फिर इसकी बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होती है। और यूएस आईपी लॉज को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को। आपने ट्रेडमार्क सुना होगा, कॉपीराइट सुना होगा, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सुना होगा। तो दीज आर द टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। लेकिन उसमें सबसे जो देखा जाए तो इसमें सबसे जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अच्छा नहीं होता वो होता है पेटेंट राइट्स, और स्पेसिफिकली इन दी मेडिकल फील्ड। और उन नेशंस में जहां पर मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन अगर आपकी गरीब हो या फिर मिडिल क्लास हो, जो अफोर्ड नहीं कर पाए आपकी इतनी महंगी मेडिसिन। ये देखो, यूएस में पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है, तो वहां पर लोग अफोर्ड कर जाते हैं इवन पेटेंटेड आपकी जो मेडिसिन होती हैं। बट इन इंडिया, जहां पर हमारी जो इकोनॉमी है मिक्स्ड इकोनॉमी, जो हमारी इंडिया कंट्री की इकोनॉमी है वो पूरी की पूरी बेस्ड है मिक्स्ड इकोनॉमी के ऊपर। तो मिक्स्ड इकोनॉमी इसी वजह से है क्योंकि रीजन क्या है? रीजन ये है कि इंडिया में मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन आर नॉट रिच।
पर कैपिटा इनकम कंपैरेटिवली टू दी मेजोरिटी ऑफ द नेशन इन द वर्ल्ड बहुत कम है इंडिया में। इंडिया में सोशलिज्म पे ज्यादा बिलीव किया जाता है। तो इसी के चलते इंडिया में एक जरूर एक जरूर थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ कंपलसरी लाइसेंसिंग, जो कि बोल सकते हैं कि पेटेंट का अपोजिट है। मान के चलो इंडिया में किसी कंपनी ने कोई चीज फॉर्म करी, ये लिखा हुआ है कि इंडिया में किसी कंपनी ने कोई चीज इन्वेंट करी। अब वो इन्वेंशन ना पब्लिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे कि मान के चलो कोविड का एग्जांपल लेते हैं। कोविड इंडिया में हुआ, सिर्फ इंडिया में हुआ होता, कोविड कहीं नहीं फैला होता, और इंडिया की कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी ने कोविड क्योर करने की वैक्सीन बना ली होती, तो क्या उसको पेटेंट मिलता? पेटेंट तो मिल जाता, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट होता कि वो अदर फार्मास्यूटिकल कंपनीज को कंपलसरी लाइसेंसिंग दे दे, क्योंकि जिससे पब्लिक की जो डेथ हो रही है, पब्लिक को जो हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है, वो रुक जाए, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंस है, पेटेंट राइट से ज्यादा पब्लिक इंपॉर्टेंट है। तो कंपलसरी लाइसेंसिंग ये होता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ये इस पेटेंट को प्रोटेक्ट करने से ज्यादा जरूरत पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है या पब्लिक को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, तो फिर कंपलसरी लाइसेंसिंग दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ये इंडिया में है, ठीक है। तो अब हुआ क्या, साउथ अफ्रीका ने और इंडिया ने रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया था यूरोपियन यूनियन पे कि कोविड 19 की वैक्सीन पर पेटेंट राइट नहीं बनना चाहिए, जिसका सपोर्ट यूएस ने भी किया था। पहले यूएस इसके अगेंस्ट में था, फिर फाइनली उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं भाई, हम ऐसा नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा, क्योंकि डेवलपिंग मेजोरिटी ऑफ द डेवलपिंग नेशन और लीस्ट डेवलप नेशन जो है अफोर्ड नहीं कर पाएंगे अगर पेटेंट मिल गया। और यूरोपियन यूनियन ने भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है, एंड हो सकता है कि पेटेंट राइट्स कोविड 19 वैक्सीन पर वेव हो जाए। इससे होगा क्या कि जेनेरिक वैक्सीन जो बनेंगी, फार्मास्यूटिकल्स बनाएंगे जेनेरिक वैक्सीन, वो अब अदर कंट्रीज में भी सप्लाई हो सकती है। मूविंग फर्दर, सिटी न्यूज नहीं पढ़ना है हमको, तो मूव ऑन करेंगे टू द स्टेट न्यूज। सो हुआ क्या कि तमिलनाडु ने एक डिसीजन लिया था। तमिलनाडु का डिसीजन ये था कि हमारे स्टेट के जो मेडिकल कॉलेजेस होंगे, उन मेडिकल कॉलेजेस में 50% जो सीट्स होंगी पीजी की, वो रिजर्व्ड रहेंगी फॉर द इन सर्विस डॉक्टर्स के लिए। मतलब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे कोई एक मेडिकल कॉलेज है, कॉलेज ए, ठीक है। अब कॉलेज ए में यूजी का कोर्स भी हो रहा है, पीजी का कोर्स भी हो रहा है, ठीक है। अब मान के चलो कि पीजी के कोर्स में अराउंड 550 सीट्स हैं। कितनी सीट्स हैं? 50 सीट्स हैं। अब इस 50 सीट्स में से 50% ऑफ द सीट, मतलब 25 सीट जो हैं, वो रिजर्व्ड रहेंगी जो ऑलरेडी इस कॉलेज के डॉक्टर्स हैं, इन सर्विस डॉक्टर्स हैं, अंडर ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं, जिनको पीजी भी करना है, पोस्ट ग्रेजुएट भी करना है, ठीक है। तो इस चीज को लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। उन्होंने बोला कि भाई ये तो गलत है, ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया? सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि भैया इन सर्विस डॉक्टर्स के लिए 50% सीट जो है तमिलनाडु के कॉलेजेस में रिजर्व रख सकते हैं फॉर द इन सर्विस डॉक्टर्स। मूविंग फर्दर ऑन द एडिटोरियल पेज, तो आज हमारे 3 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, एंड एक टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में एक और एक्सप्लेनर है, वो इंपॉर्टेंट है। तो 4 हो जाते हैं। पहला, हिजाब को लेकर जजमेंट आया, उसके अगेंस्ट में है, इसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। द सेकंड वन, इट्स अबाउट द क्लीन एनर्जी को लेकर, तो इसमें अपन क्लीन एनर्जी को समझेंगे, प्रॉब्लम क्या है, इंडिया क्या चाहता है क्लीन एनर्जी को लेकर, और क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि हम लोग क्लीन एनर्जी पे चले जाएं, ठीक है, ये चीज। एंड द थर्ड वन, इट्स अबाउट द टूवर्ड्स इंक्लूसिव एजुकेशन, इसको लेकर है, ये डिसेबल्ड लोगों को लेकर पर्सपेक्टिव, डिसेबल्ड लोगों के पर्सपेक्टिव से ये एडिटोरियल लिखा गया, डिस्कस करेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। एंड या सो अच्छा, जो एक्सप्लेनर है वो अपन सीधा डायरेक्टली उस पेज पे मूव करेंगे, तब डिस्कस करते हैं। चलो, द फर्स्ट, इट्स अबाउट द ट्रीटिंग वैल्यूज ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एज ट्रिफल्स। हुआ क्या, यहां पर सबसे पहले ऑथर ने बताया कि जब हम प्रियम्बल की बात करते हैं ना, तो प्रियम्बल गारंटी करता है व्हाट, प्रियम्बल 3 चीजें बोलता है। वैसे देखा जाए तो बहुत सारी चीजें बोलता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist democratic republic, बट 3 चीजों पे बहुत ज्यादा बेस्ड है, दैट इज अबाउट दी लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फेटर्निटी। जस्टिस भी आता है, लेकिन इस हिजाब वाले केस में जस्टिस वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ पाएगा, तो लेकिन 3 चीजों को लेकर यहां पर ऑथर ने बोला है, और लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फेटर्निटी। एंड ऑथर का यह कहना है
कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो कॉन्स्टिट्यूशन द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अम्बेडकर, उन्होंने खुद बोला था कि जो लिबर्टी है, इक्वेलिटी है और फेटर्निटी है, दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ एंड इट्स अ यूनियन ऑफ ट्रिनिटी। ये चीज उन्होंने बोली थी, मतलब बताया था कि कितना इंपॉर्टेंस रखती हैं ये तीन तीन चीजें, आपका लिबर्टी, आपका इक्वलिटी और आपकी फेटर्निटी। लिबर्टी मतलब कि जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, इट्स अ लिबर्टी। इक्वलिटी कि आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, दैट इज इक्वलिटी। फेटर्निटी ब्रदरहुड, भाईचारा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, हम लोग एक साथ रहेंगे। ऑथर का यह कहना है कि ये तीनों प्रिंसिपल का ब्रेक डाउन किया गया इस केस में, जहां पर कर्नाटका हाईकोर्ट ने हिजाब को लेकर जजमेंट दिया। उन्होंने बोल दिया, कर्नाटक हाईकोर्ट ने बोल दिया कि हिजाब इज नॉट द एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम रिलीजन, जिसके चलते स्कूल्स में और प्री यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में, प्री कॉलेजेस में अब हिजाब पहनना अलाउड नहीं होगा। बाकी पिटिशनर्स तो फिर सुप्रीम कोर्ट चली गई हैं। एक चीज और नोट डाउन कर लेना, केस का नाम। सो द नेम ऑफ द केस इज रेशम वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, जो हिजाब वाला केस है, कभी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, पूछ लिया जाएगा डायरेक्टली, और कि व्हाट इज द नेम ऑफ द केस ऑफ आपका हिजाब हिजाब रो। तो द नेम ऑफ द केस इज रेशम वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। अब देखो यहां पर अब ऑथर ने चीजें बताई हैं, यहां पर डिस्कस करते हैं। ऑथर ने बोला कि जो कोर्ट का जजमेंट आया ना, वो तीन कंक्लूजन के बेसिस पे आया, तीन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आया। पहली चीज, कोर्ट का यह कहना था कि हिजाब जो है, वेयरिंग ऑफ हिजाब इज नॉट अ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम रिलीजन। पहली चीज, इस बेसिस पर जजमेंट दिया गया। दूसरा जो कंक्लूजन यहां पर ऑथर ने निकाला, दैट इज अबाउट कि फ्री एक्सप्रेशन और प्राइवेसी जो है ना, वो आप क्लासरूम में क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि पिटिशनर का यह कहना था कि अगर हमें हिजाब नहीं पहनने दिया गया तो हमारी प्राइवेसी ब्रीच हो जाएगी। लेकिन कोर्ट का यह कहना है कि भाई क्लास के अंदर सब लोग इक्वल होते हैं, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर। तो यहां पर कोई भी एक्सप्रेशन और आपके राइट टू प्राइवेसी को ब्रीच नहीं किया जाएगा, ना होगा। एंड थर्ड, जिस बेसिस पर कोर्ट ने जजमेंट दिया, एंड दैट इज अबाउट कि गवर्नमेंट ऑर्डर जो है वो हिजाब को अकेला बैन नहीं करता, बल्कि सारे रिलीजन के जो क्लोथ्स हैं उनको बैन करता है। तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया मुस्लिम विमेन के अगेंस्ट। तो इन तीन कंक्लूजन के बेसिस पर कोर्ट ने जजमेंट दिया। लेकिन यहां पर ऑथर ने बोला है, यहां पर बोला कि भाई जो कंक्लूजन है ना, इन कंक्लूजन में कहीं ना कहीं फ्लॉ तो है, कहीं ना कहीं फ्लॉ तो है। सबसे पहले उन्होंने बात करी किस पर, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस पर। उन्होंने बोला कि जब आप एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस की बात करते हैं, तो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस पता करने के लिए आपको फुल फ्लेश ट्रायल करना चाहिए, है ना। लेकिन इस केस में कोई भी फुल फ्लेज ट्रायल नहीं हुआ। सिर्फ पिटिशनर से पूछा गया कि भाई पिटिशनर आप प्रूफ करके बताओ कि ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है कि नहीं। पिटिशनर ने अपना कंटेंशन रखे, कोर्ट कंटेंशन से खुश नहीं हुआ, कोर्ट ने उन कंटेंशन को रिजेक्ट कर दिया और ये डिसाइड कर दिया कि भैया हिजाब पहना इज नॉट अ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। सो देयर इज एन एब्सेंस ऑफ व्हाट, देयर इज एन एब्सेंस ऑफ फुल फ्लेज ट्रायल। और इवन एक केस हुआ था आनंद मर्गिस वाला केस, एंड उस आनंद मर्गिस वाले केस में भी बोला गया था कि इसी बेस पे जजमेंट दिया था कि तांडव जो है वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में नहीं आता, है ना। इसी बेसिस पे बोला गया था। तो ऑथर का यही कहना है कि भाई आप एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस कैसे कंक्लूड कर पाओगे, उसके लिए आपको ट्रायल करना पड़ेगा, फुल फ्लेज ट्रायल करना पड़ेगा। अगर आप फुल फ्लेज ट्रायल नहीं करोगे, सो यू कोर्ट कैन नॉट कंक्लूड एंड कोर्ट कैन नॉट से व्हाट कॉन्स्टिट्यूट एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस और नॉट। तो फर्स्ट चीज उन्होंने बोली है ना। पहली चीज उन्होंने बताया कि भाई देखो अभी भी ये क्वेश्चन पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्वेश्चन मार्क अभी भी है कि वेयरिंग अ हिजाब इज एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस और नॉट। दूसरी चीज, फ्री चॉइस एंड स्टेट एक्शन। इस चीज में ऑथर ने बोला है, उन्होंने बोला कि देखो दिस इज नॉट अ केस जहां पर आपके इंडिविजुअल राइट जो है वो ब्रीच हो रहे हैं, इट्स अबाउट द ग्रुप राइट्स। कैसे देखा जाए तो यहां पर आपकी चॉइस को कर्टेल किया जा रहा है स्टेट एक्शन के द्वारा, क्योंकि स्टेट ने बोला, स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला कि हिजाब पहन के नहीं आओगे, तो भैया यहां पर आपका चॉइस जो था कपड़े पहनने का वो कर्टेल हुआ कि नहीं हुआ। आप हिजाब पहन के नहीं जा सकते। मतलब मेरा अगर मेरा चॉइस है हिजाब पहन के जाना, तो मैं नहीं पहन सकता,
तो इस चीज में पिटिशनर का ये कहना है कि आर्टिकल 25 जो है, आर्टिकल 25 इज नॉट ओनली अबाउट रिलीजन, इट्स ऑल्सो अबाउट द राइट टू कॉन्साइंस। और राइट टू कॉन्साइंस का मतलब है कि अगर मुझे लगता है ये चीज सही है तो मैं इस चीज को फॉलो करूंगा। आर्टिकल 25 ऑल्सो सेज, है ना, राइट टू प्रोफेस, प्रोपोगेट और प्रैक्टिस के साथ साथ राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस भी है, कि अगर आपके माइंड को लगता है कि ये चीज सही है, मैं इस चीज को फॉलो करना चाहता हूं, तो आप फॉलो कर सकते हो। और इवन सुप्रीम कोर्ट ने आपका 1986 में जजमेंट दिया था बाइजो इमैनुअल केस में। इट्स अबाउट द नेशनल एंथम, कि एक पर्सन जो था खड़ा हुआ था, उसको लग रहा था कि नेशनल एंथम को बोलना मेरे लिए सही नहीं होगा, एंड उस चीज में उन्होंने बोल दिया था कि हाँ ये राइट टू कॉन्साइंस है, अगर उस पर्सन को लगता है तो। लेकिन व्हाट अबाउट द हिजाब? आपने हिजाब वाले रूप में तो आपका बाइजो इमैनुअल वाले केस के अपोजिट जजमेंट दिया, है ना, ये चीज बताया गया। एंड इवन कोर्ट ने खुद बोला था कि राइट टू कॉन्साइंस जो है ना, उसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता रिलीजियस फेथ से, कोई कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। लेकिन आपने यहां पर कुसुम वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में यहां पर आपने फेथ को रिलेट कर दिया, फेथ के साथ रिलेशन बता दिया कॉन्साइंस का, ये चीज गलत है। फिर चौथा, ऑन द क्लासरूम स्पेस, तो यहां पर ऑथर का यही कहना है, इट्स अबाउट दी आपका राइट टू प्राइवेसी को लेकर। यहां पर ऑथर ने यही बताया कि देखा जाए तो वेयरिंग अ हिजाब इट्स अ एक्सरसाइजिंग अ फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी रिलेटेबल टू द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्राइवेसी। यहां पर ऑथर का ये कहना है कि देखो हिजाब हम पहनते हैं ना, तो हिजाब से हमारी एक डिफरेंट आइडेंटिटी बनती है। हमें हमें देखा जाता है एज अ मुस्लिम विमेन, है ना, तो हमारी एक आइडेंटिटी बन रही है जिस कैन बी कॉन्स्टिट्यूट हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्राइवेसी। लेकिन यहां पर ऑथर ने, यहां पर कोर्ट ने हमारे इस कंटेंशन को रिजेक्ट कर दिया, जो कि गलत है। फिर ऑथर ने यह भी कंसर्न रखा कि टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होना चाहिए। कोर्ट ने टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नहीं किया गया इस केस के अंदर, तो टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी करना चाहिए था, ठीक है, जो कि आपका पुट्टू स्वामी वाले जजमेंट से निकला था। टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, राइट टू प्राइवेसी ब्रीच नहीं होगी, तो वो चीज इन्होंने यहां पर करी ही नहीं। राइट टू प्राइवेसी वाले केस में हमेशा टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होती है, लेकिन टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहां पर किया नहीं। यहां पर 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, अगर आपको याद हो, अपन ने पढ़ा था, बहुत बार पढ़ा है आधार वाला केस। देन ऑथर का एक और कंटेंशन ये था कि देखो इवन केंद्रीय विद्यालय के स्कूल्स हैं, वहां पर केंद्रीय विद्यालय के स्कूल्स में हिजाब पहनना अलाउड है, तो आप कैसे बैन कर सकते हो? तो कोर्ट का इसमें सिंपल सा यही कहना था कि अगर हिजाब पहनना अलाउ कर दिया तो यूनिफॉर्म का जो कॉन्सेप्ट है, जो ड्रेस कोड का जो कॉन्सेप्ट है, वो फेल हो जाएगा। इसी बेसिस पर हम लोग जजमेंट दे रहे हैं कि हिजाब पहनना अलाउड नहीं किया जाएगा स्कूल्स के अंदर। हाँ, यूनिवर्सिटीज जो हैं, मतलब कॉलेजेस जो होते हैं, डिग्री कॉलेजेस, वहां पहन के जा सकते हो, ठीक है, ये चीज अलाउड है, क्योंकि वहां पर कोई एग्जिस्टिंग ड्रेस कोड नहीं होता। लेकिन जहां पर कोई ड्रेस कोड है तो आप वहां पर पहन के नहीं जा पाओगे हिजाब। चलो, मूविंग फर्दर, इट्स अबाउट द क्लीन एनर्जी मस्ट यूज द बैटरी फॉर अ सर्कुलर इकोनॉमी। देखो यहां पर ऑथर का कहना क्या है, तो पहले तो अपन क्लीन एनर्जी के बारे में समझो है क्या। देखो देखा जाए तो अगर हम बात करें तो बाय द एंड ऑफ 2021 इंडिया ने अराउंड, इंडिया का जो एम था कि हम लोग 2030 तक अ, हम लोग 2030 तक 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कर देंगे। उसका 40% हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था बाय द एंड ऑफ 2021, है ना, जो कि बहुत अच्छी चीज है। और इंडिया ने कमिटमेंट भी दिया है सीओपी 21 में, और पार्ट भी बन गया पेरिस एग्रीमेंट का, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का, कि हम लोग इतना कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। और मोदी जी ने वहां जाके स्पीच भी दे दी और बोल दिया कि हम लोग बाय द एंड ऑफ 2070 नेट जीरो कार्बन एमिशन ला देंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो व्हाट आर द की पॉइंट्स, वो व्हाट अबाउट द की पॉइंट्स ऑफ द क्लीन एनर्जी? तो क्लीन एनर्जी का मतलब होता क्या है? क्लीन एनर्जी का मतलब वैसी एनर्जी जिससे आने वाली जनरेशन या रिन्यूएबल जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर इंपैक्ट ना पड़े, पॉल्यूशन पे इंपैक्ट ना पड़े, इन्वायरमेंट पे इंपैक्ट ना पड़े। जैसे कि आपके हो गए क्या, सोलर पैनल्स, सोलर एनर्जी, इट्स व्हाट क्लीन एनर्जी, कोई इन्वायरमेंट पे इंपैक्ट नहीं पड़ता। बायोगैस, इट्स अ क्लीन एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्लीन एनर्जी। लेकिन यहां पर ऑथर का यह कहना है कि देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में, इलेक्ट्रिक व्हीकल कार बनाने के लिए, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल कोई भी चीज बना, इलेक्ट्रिक चीज बनाने के लिए बैटरी लगती है, और बैटरी बनाने के लिए क्या लगता है? लिथियम। और लिथियम बनाने के लिए कार्बन एमिशन होता है, कार्बन एक्सट्रैक्शन होता है, जो कि अर्थ अर्थ में पोल्यूशन फैलाता है।
लेकिन ऑथर का ये कहना है कि अगर हमें क्लीन एनर्जी को लेकर चलना है तो बैटरीज से जो लिथियम यूज होता है बैटरी को लेकर, हमें उन बैटरीज को बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। हमें उन बैटरीज को इकोनॉमी में सर्कुलर करना चाहिए। मतलब अगर वो बैटरी खराब हुई तो उसको फिर से बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बैटरी खराब हो गई तो उसको बाहर फेंक दिया, नहीं, हमें उसको रीयूज करना चाहिए, हमें उसको रिसाइकिल करना चाहिए, यहां पर ऑथर ने बोला है। तो उस चीज को लेकर ऑथर ने फिर आगे अपन थोड़ा पढ़ते हैं थोड़ा इसके रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के बारे में कि इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी कितनी है। सो राइट नाउ इंडिया में अराउंड 150 गीगावाट ऑफ सोलर लगा हुआ है, 40 गीगावाट ऑफ आपका विंड एनर्जी है, एंड आपके 4 गीगावाट तक आप सोलर हाइड्रो पावर है। सो इट्स अबाउट, तो ये चीज बताया गया। तो इंडिया में इतनी रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है, मतलब आपका सोलर पावर भी है, विंड भी है, बायो पावर भी है, लार्ज हाइड्रो पावर भी है, और आपका स्मॉल हाइड्रो पावर भी है। ठीक है, और इन सबको कैलकुलेट करें तो इंडिया जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट विंड पावर कैपेसिटी रखता है वर्ल्ड में, फोर्थ लार्जेस्ट विंड कैपेसिटी रखता है। सो ये चीज बताएगी। तो उन्होंने ऑथर ने खुद बोला है कि जो हमारी कैपेसिटी है, टोटल कैपेसिटी है, उस टोटल कैपेसिटी का 40% तो हमने ऑलरेडी अचीव कर लिया है ना। 40% तो हमने अचीव कर लिया, बट देर आर सर्टेन चैलेंजेस जो कि इस टारगेट को अचीव करने में बाधा डाल सकते हैं। आपके इस टारगेट को अचीव करने में रिस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं। पहला, जो कि यहां पर खुद ऑथर ने डिस्कस किया, इट्स अबाउट द फोकस ऑन फाइनेंस एंड क्वालिटी के मोबिलाइजेशन ऑफ नेसेसरी फाइनेंसिंग। बैंकिंग सेक्टर्स को फाइनेंस को अरेंज करना चाहिए फॉर द लार्ज डिप्लॉयमेंट ऑफ गोल्स के लिए एट द लोअर इंटरेस्ट रेट। लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल फंडिंग होनी चाहिए। डेवलपिंग अ सुटेबल मैकेनिज्म होना चाहिए फॉर द रिस्क मिटिगेशन, है ना। तो हमें जो फाइनेंस को लेकर जो प्रॉब्लम है वो हमें हटानी पड़ेंगे। और फाइनेंस को लेकर प्रॉब्लम्स क्या आएंगी कि भाई कि बैंकिंग सेक्टर्स में क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनेंस नहीं हो पाता कभी कभी, तो लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनेंस को अरेंज करने की जरूरत पड़ेगी जिससे जो हमारे बड़े बड़े गोल्स हैं उनको अचीव किया जाए, और वो लोन लोअर इंटरेस्ट रेट पे मिले, ठीक है, और लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल फंडिंग हो जाए। और एक सुटेबल मैकेनिज्म होना चाहिए फॉर अबाउट द रिस्क मिटिगेशन को लेकर, कि रिस्क को कैसे मिटिगेट किया जाए, दूर हटाया जाए, उसको लेकर एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, जो कि यहां चीज ऑथर ने को डिस्कस करी है। फिर आगे बताया लैंड एक्विजिशन, कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो क्या है, लैंड एक्विजिशन को लेकर। क्योंकि अगर आपको सोलर पैनल लगाने हैं, विंड विंड एनर्जी के लिए आपको विंड पैनल लगाने हैं, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, जमीन चाहिए। और जमीन के लिए आप क्या करोगे, आपको रेंट पर जमीन लेनी पड़ेगी या लीज पर जमीन लेनी पड़ेगी। तो रेड टेपिज्म इसमें बहुत ज्यादा होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास जाओ, फिर उसके बहुत सारे लोगों के पास जाओ, फिर सबसे क्लियरेंस लो। तो लैंड एक्विजिशन को ईजी करना चाहिए, और इस चीज में स्टेट गवर्नमेंट का मेजर रोल होना चाहिए फॉर द लैंड एक्विजिशन, क्योंकि लैंड जो है वो स्टेट लिस्ट के अंडर आती है। तो चाहे स्टेट गवर्नमेंट ना तो इजीली लैंड एक्विजिशन करवा सकती है, तो स्टेट गवर्नमेंट का रोल इसमें होना चाहिए, और बहुत मेजर रोल होगा। थर्ड, क्या हमें एक इकोसिस्टम बनाना चाहिए, कि एक कंट्री में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहिए कि सबको लगना चाहिए कि भाई हम लोग वी आर मूविंग टुवर्ड द इनोवेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। मतलब अभी भी लोगों के दिमाग में रहता है कि भाई ईवी में ये खराबी है, लेकिन हमें इस चीज पे जाना चाहिए कि भाई अगर आपने पेट्रोल वाली कार ली तो, या आपने गैस वाली कार ली तो इसके ये एनवायरमेंट प्रिकॉशंस होंगे। तो एक एक प्रॉपर इकोसिस्टम बनाना चाहिए कंट्री के अंदर, कि जैसे कि एक है ना कि एक इंडिया में इकोसिस्टम बना हुआ है कि भाई बाहर कचरा नहीं फेंकना चाहिए, इससे गंदगी फैलती है। तो वैसा इकोसिस्टम होना चाहिए कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे ज्यादा डिपेंडेंट होना चाहिए। तो एक ऐसे आपके आपके इकोसिस्टम की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी बहुत ज्यादा लिए, जैसे कि पीएम कुसुम है। तो पीएम कुसुम इट्स अबाउट दी लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, एंड इट विल सपोर्ट द इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पंप्स इन द रूरल एरियाज, एंड इट विल रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन ग्रिड एंड इन ग्रिड कनेक्टेड एरियाज। ठीक है, तो ये पीएम कुसुम है। फिर आपका पीएलआई स्कीम था। पीएलआई स्कीम क्या है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। अब प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के अंदर आपका जो सोलर ईवी मॉड्यूल्स हैं उनकी इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए इसमें इंक्लूड किया, स्कीम के अंदर इंक्लूड किया गया। तो इंडस्ट्रीज को बूस्ट अप मिलेगा, जो आपके सोलर फोटोवोल्टिक सेक्टर्स है उनकी इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा आपको बूस्ट अप मिलने वाला है। तो सोलर पार्क स्कीम था। सोलर पार्क स्कीम्स के अंदर क्या था कि सोलर पार्क और अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया जाएगा विद द कैपेसिटी ऑफ 40 गीगावाट।
ये चीज बताई गई थी। फिर ये था रूफटॉप सोलर प्रोग्राम। तो इट्स अबाउट कि रूफटॉप पर सोलर पैनल लगाइए आप, और फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी बाय द गवर्नमेंट, अगर आप रेजिडेंशियल सेक्टर में अगर ये करते हो तो। ठीक है। फिर ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, हाइड्रोजन स्कीम है, आपकी इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। तो इट्स अ बेसिकली इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ओके। तो ऐसी गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं। अब करना क्या चाहिए, आगे करना क्या चाहिए अगर हमें क्लीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी पे जाना है? फर्स्ट थिंग, हमें पहले एरियाज को आइडेंटिफाई करना चाहिए। दूसरा, हमें एक्सप्लोरेशन करना चाहिए, मतलब हमें और स्टोरेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तीसरा, एग्रीकल्चर सब्सिडी देनी चाहिए कि अगर आप सोलर एनर्जी का यूज़ करते हो तो आपको सब्सिडी मिल जाएगी। और चौथा, हाइड्रो फ्यूल सेल बेस्ड व्हीकल्स यूज़ करने चाहिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज़्यादा सूटेबल बनाने चाहिए इस नेशन के लिए। बाकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर आज एक न्यूज़ भी है, अपन पढ़ने वाले हैं। मूविंग फर्दर, सो इट्स अबाउट द टुवर्ड इंक्लूसिव एजुकेशन, एंड इट्स अबाउट कि हुआ क्या, एक केस हो गया था, एंड द केस इज अबाउट द अवनी प्रकाश वर्सेस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 2021। हुआ क्या इस केस के अंदर, एक पर्सन था, डिसेबल्ड पर्सन एग्जाम देने गया, और एग्जामिनर ने, अच्छा जब भी कोई डिसेबल्ड होता है ना, तो डिसेबल्ड को एक्स्ट्रा आर मिलता है टू राइट द एग्जामिनेशन, और उसके साथ साथ उसको स्क्रिप्ट भी प्रोवाइड किया जाता है, और बहुत सारी उसके उसके उसको बेनिफिट दिए जाते हैं कि भाई इक्वलिटी पे आ जाए, है ना। फॉर द इक्विटी हम लोग ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं फॉर द डिसेबल्ड पीपल। जैसे मान के चलो भाई, लेट्स से एन एग्जांपल, किसी का एक हाथ नहीं है जो कि एग्जाम नहीं लिख सकता अपना, और आप बिल्कुल ही परफेक्ट हो, तो क्या आप दोनों सेम स्टैंड पे खड़े हो? नहीं। दिस इज नॉट एन इक्वालिटी। तो उसको इक्वलिटी पर लाने के लिए हम क्या करते हैं, इक्विटी करते हैं। अब इक्विटी समथिंग कि उसको एक्स्ट्रा आर दे दिया, तो एक्स्ट्रा आर दे दिया तो आप और जो डिसेबल्ड पर्सन है वो सेम स्टैंड पे आ गया, तो वो एक्स्ट्रा आर क्या हो जाएगा, इक्विटी हो जाएगा। तो हुआ ये कि वो पर्सन, डिसेबल्ड पर्सन, जब एग्जाम दे रहा था तो एग्जामिनर ने उसका पेपर छीन लिया, उसको एक्स्ट्रा आर भी नहीं दिया गया और अदर फैसिलिटीज प्रोवाइड भी नहीं की गई, क्योंकि एग्जामिनर फेल हो गया डिटरमाइन करने में कि वो डिसेबल्ड है कि नहीं है। वो एग्जामिनर डिटरमाइन नहीं कर पाया, एग्जामिनर को लगा वो झूठ बोल रहा है और उसने पेपर छीन लिया, और जिसके चलते वो कोर्ट चला गया कि भैया जो मेरा राइट है अंडर द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, जो कि गारंटी करता है एवरी डिसेबल्ड पर्सन को कि उनको राइट्स और एंटाइटल मिलेंगे, मेरा ब्रीच हुआ है। इस चीज को लेकर कोर्ट ने बोला कि नाउ अब आपको नए गाइडलाइन स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत है, और वही किया गया। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस बनाई, गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट बनाया अभी गाइडलाइंस का, ड्राफ्ट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटी रिलीज बाय दी एंड यूनिवर्सिटीज, जो रिलीज किया गया बाय दी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब होता क्या है, जब भी ड्राफ्ट आता है, अब पहले क्या था कि पहले भाई गवर्नमेंट के हाथ में सारी चीजें होती थी, गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट खुद बनाया और खुद पास कर दिया। लेकिन अब क्या होता है, अगर आप ड्राफ्ट बनाते हो तो पब्लिक के सामने रखते हो, पब्लिक के ओपिनियन मांगते हो, पब्लिक को कुछ पूछते हो, जो जो पार्टीज होती हैं उस ड्राफ्ट की, या फिर उस प्रॉपर बिल की, या फिर जो भी अफेक्टेड पार्टी है, उससे पूछा जाएगा कि भाई आप इसमें और कुछ इंक्लूड करना चाहते हो, तो व्यूज लिए जाते हैं। तो वही चीज हुआ कि अभी ड्राफ्ट जो है ना, जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने अभी ड्राफ्ट निकाला है, गाइडलाइंस निकाली हैं, ड्राफ्ट ऑफ गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज, वो एक्सेसिबल नहीं है। प्रॉब्लम ये है। अब क्या है उस प्रोसीजर फ्लॉ क्या है, देखो वो ड्राफ्ट गया, अब वो ड्राफ्ट किन लोगों के पास जाएगा, डिसेबल्ड लोगों के पास जाएगा, है ना। तो उन गाइडलाइंस को रिलीज किया गया, लेकिन ऑनलाइन रिलीज नहीं किया गया, पब्लिक नोटिस के थ्रू रिलीज किया गया, ऑफलाइन रिलीज किया गया। तो देखा जाए, और जो पब्लिक नोटिस है ना, वो थोड़ा सा ब्लरी है, प्रॉपर तरीके से प्रिंटेड नहीं है, उसको हम सही तरीके से स्कैन भी नहीं कर सकते। तो द पर्सन विथ विजुअल डिसेबिलिटीज उस ड्राफ्ट को एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज यहां पर ऑथर ने बोली कि देखा जाए तो फॉर दी डिसेबल्ड लोगों के फ्रेंडली के लिए, फॉर दी एक्सेसिबिलिटी ऑफ द डिसेबल्ड पर्सन, स्पेसिफिकली टू द विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन, हमें ड्राफ्ट को सॉफ्ट कॉपी के थ्रू लाना चाहिए। ये चीज उन्होंने बोली है। फिर उन्होंने खुद बोला कि गाइडलाइंस हैव टू बी रियलिस्टिक। उनका ऑथर का सिंपल सा ये कंसर्न है कि देखो गाइडलाइंस किसके लिए बन रही है, डिसेबल्ड लोगों के लिए बन रही है। तो यहाँ पर हम जैसा आदमी, जैसे जो जिसके दोनों हाथ दोनों आंखें सब कुछ है, एबल्ड है प्रॉपर तरीके से, वो इंपैथाइज कर सकता है, सिंपैथाइज नहीं कर सकता। वो
प्रॉब्लम डिटरमाइन नहीं कर सकता। जो प्रॉब्लम फेस करते हैं डिसेबल्ड लोग, वो कौन प्रॉब्लम डिटरमाइन कर पाएगा? जो अफेक्टेड पार्टी है, जो डिसेबल्ड है। और उनको ही अगर ये ड्राफ्ट एक्सेसिबल नहीं होगा तो फिर वो कैसे रिकमेंडेशन दे पाएंगे? तो ऑथर का यही कहना है कि गाइडलाइन जो है वो हैव टू बी रियलिस्टिक, और जो ड्राफ्ट है उसका वो एक्सेसिबल होना चाहिए सारे लोगों के लिए, स्पेसिफिकली टू द अफेक्टेड पार्टी। फिर आगे ऑथर ने यही बोला है, असेसमेंट ऑफ डिसेबिलिटी बेस्ड नीड्स, एंड उन्होंने यही बोला है कि एन असेसमेंट ऑफ नीड ऑफ पर्सन विद डाइवर्स डिसेबिलिटी शुड बी कंडक्टेड बाय द एनुअल एंड बायनुअल बेसिस। मतलब आपको हर असेसमेंट करवाना चाहिए एनुअली या फिर आपका हर 6 महीने में, कि आप चाहते क्या हो, है ना। हर एक असेसमेंट कंडक्ट करवाना चाहिए पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए बाय द इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल और एनेबलिंग यूनिट के द्वारा, जिससे गवर्नमेंट को पता लगेगा कि प्रॉब्लम्स क्या फेस कर रहे हैं और क्या कंसर्न्स को हमें एड्रेस करना है, डिसेबल्ड लोगों के क्या कंसर्न्स को हमें एड्रेस करना है। ये चीज यहां पर ऑथर ने बोली है। फिर फाइनली उन्होंने ये बोला था, गाइडलाइन शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द रिड्रेस मैकेनिज्म। एक प्रॉपर रिड्रेस मैकेनिज्म होना चाहिए अगर किसी के राइट्स ब्रीच होते हैं अंडर द राइट ऑफ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के अंदर, तो वो चीज होनी चाहिए। मूविंग फर्दर, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आज एक एक्सप्लेनर है, दैट्स अबाउट द क्यूरियस केस ऑफ सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस। कल हमने पढ़ा था सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस होता क्या है। चलो, यहां पर ऑथर का ये कहना है, यहां पर कल सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया, अगेंस्ट में बोला सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस के। उनका अब सील्ड कवर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस का होता क्या है, तो ये प्रैक्टिस यूज करता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के पावर मिलती है कहां से? आपके सुप्रीम कोर्ट रूल्स के रूल 7 ऑफ ऑर्डर 13 से, और इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 123 से पावर मिलती है। एंड सील कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब ये है कि गवर्नमेंट एजेंसीज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं टू दी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सील्ड कवर्ड में, मतलब कि पब्लिक को वो एक्सेसिबल ना हो। अब ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है जजेस के ऊपर कि वो जजेस वो इंफॉर्मेशन डिफेंडेंट को देंगे या नहीं देंगी, या फिर वो इंफॉर्मेशन पब्लिक में लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए। और लेकिन जजेस जो हैं उनको डर लगता है और वो लोग इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं करते, और इवन डिफेंडेंट को भी एक्सेस नहीं करने देते उन इंफॉर्मेशन का। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम्स को पहले बाद में समझेंगे। पहले ये समझो कि क्या सील कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस यूज किया गया बहुत केसेस में। आपका राफेल जेट डील जो केस था, रंजन गोगोई ने जो केस लिया था, वो उसमें सील कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस का यूज किया गया। आपका 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 2014 में बीसीसीआई रिफॉर्म केस हुआ था, उसमें सील कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस का यूज किया गया। भीमा कोरेगांव केस में, उसमें सील कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस का यूज किया गया। आपका 2G और कोल स्कैम में, जो कि जिससे कांग्रेस गवर्नमेंट पूरी गिर गई थी, उसमें सील कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस का यूज किया गया। आपका BH लोया की डेथ हुई थी, उसमें सील कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस का यूज किया गया। इवन आपका जो नरेंद्र मोदी की जो बायोपिक आई थी ना, जो आपकी उन्होंने बनाई थी, अरे क्या नाम है, विवेक ओबरॉय ने, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में केस गया था कि इलेक्शन में इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसमें भी सील कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस का यूज किया गया। तो यहां पर ये चीज ऑथर ने बताई कि यहां पर सील कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस बहुत जगह यूज होता है। फिर ऑथर ने बोला कि व्हाट इज द क्रिटिसिज्म एंड व्हाट डू द कोर्ट से, क्रिटिसिज्म क्या क्या है इसके और क्या कोर्ट कर सकता है, क्या क्या इसके नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं। ऑथर का ये कहना है कि जब भी सील कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस के बेस पर जजमेंट दिया जाता है, तो इट्स नॉट फेवरिंग द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि जज जो है वो खुल के जजमेंट में लिख नहीं सकता बहुत सारी चीजें, तो एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के प्रिंसिपल को ये फेवर नहीं करता। क्या? आपका सील कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये चीज बोला गया। फिर ऑथर ने खुद बोला है कि ये जजेस को स्कोप दे देता है कि कोर्ट के डिसीजन में ये आर्बिट्रेरीनेस लेकर आए। ये चीज यहां पर ऑथर ने बोली है। फिर आगे ऑथर ने खुद बोला कि गोपाल कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला था कि डिस्क्लोजर ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू एन एक्यूज ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, चाहे इन्वेस्टिगेशन चल रही हो चाहे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई हो। ये एक्यूज का राइट होता है कि उसको सारी इंफॉर्मेशन दिखाई जाए। तो अगर आप सील कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर अगर आप एक्यूज को, डिफेंडेंट को अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा रहे हो, तो फिर आप खुद अपने ही जजमेंट के जजमेंट को ही ब्रीच कर रहे हो। पढ़ना जरूर, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। अभी तो अपन ने सिर्फ ओवरव्यू लिया है इसका, बाकी अभी मीडिया वन केस में ये बहुत राइज हुआ था। मीडिया वन केस में सील कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस बहुत अभी आया है। और देखा जाए सील कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस जो हुआ ना, राइज हुआ ना, ये वाला इंसिडेंट, ये हुआ कि बिहार का एक क्रिमिनल केस था उस बेसिस पर। बाकी मीडिया
वन चैनल वाले केस में भी सील कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस का यूज किया गया था। गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी कोर्ट को कि इस बेसिस पर हमने, नेशनल सिक्योरिटी के बेसिस पर हमने ये मीडिया वन के आपके बिजनेस को सस्पेंड किया है। मूविंग फर्दर ऑन द नेशनल न्यूज, सो इंडिया और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स मिले एंड अभी इंडिया के चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जो इंडिया के विजिट पर हैं, बहुत सारी बातें करेंगे एंड बातों में सबसे बड़ा जो इशू होगा वो होगा एलएसी को लेकर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर। बाकी अभी दिख रहा है कि इंडिया और चाइना जो है थोड़े से अभी एलएसी को लेकर सॉफ्ट हुए हैं एंड इवन चाइना की तरफ से स्टेटमेंट भी आया था कि इंडिया को चाइना के साथ रिलेशंस खराब नहीं करने चाहिए बिकॉज ऑफ बॉर्डर इशू, बल्कि और सेक्टर्स हैं, उन सेक्टर्स में तो हम स्ट्रेंथन हो सकते हैं ना, ये चाइना का कहना था, उस चीज को लेकर टॉक है। सो लखीमपुर खीरी वाले केस में जो विटनेस थे, उन विटनेस के ऊपर अटैक हो रहे हैं, ये विटनेस के फैमिली मेंबर्स का ही कहना है। और इसी चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यूपी गवर्नमेंट जो है विटनेस को प्रोटेक्ट करेगी, अगर प्रोटेक्ट करने में फेल होती है तो स्टेट के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। मूविंग फर्दर, सुप्रीम कोर्ट ने बैक किया है सेंटर की स्कीम को, वन रैंक वन पेंशन स्कीम। तो यही समझो कि वन रैंक वन पेंशन स्कीम होती क्या है। पहले क्या था कि पहले जो पेंशन का पर्पस क्या था, पहले होता क्या था कि आप मान के चलो कि अगर आप आर्मी के पर्सपेक्टिव से लेके चलते हैं, अगर आप मेजर की रैंक से रिटायर हुए, लेट्स टेक एग्जांपल, आप मेजर की रैंक से रिटायर हुए, एक पर्सन है कोई, वो मेजर की रैंक से रिटायर हुआ, लेट्स टेक एग्जांपल 2014 में रिटायर हुआ ये, है ना, मेजर की रैंक से कोई पर्सन है, एम पर्सन है, मेजर की रैंक से रिटायर हुआ 2014 में। तो 2014 में पे कमीशन डिसाइड करेगा कि इस पर्सन को कितना पेंशन मिलनी चाहिए, है ना। अब हो सकता है उस समय के पे कमीशन ने बोला कि भाई 50,000 रुपीज देना चाहिए, 50K रुपीज दे दो, 50K मतलब 50,000 रुपीज दे दो पेंशन पर मंथ। अब मान के चलो एक पर्सन है जो कि पर्सन एल भी रिटायर हुआ मेजर की रैंक से, सेम रैंक से रिटायर हो रहे हैं, ये रिटायर हुआ 2016 में। अब 2016 में रिटायर हुआ तो 2016 में जो पे कमीशन है उसने डिसीजन लिया कि भैया इसकी जो पेंशन है वो 25,000 होनी चाहिए। कितनी? 25,000। तो भाई देखा जाए तो दोनों ही सेम रैंक से रिटायर हुए, दोनों ही सेम रैंक से रिटायर हुए, लेकिन दोनों की पेंशन का अमाउंट बहुत डिफरेंट है। तो इसी चीज को हटाने के लिए आर्मी में बहुत ये अराइज हुआ था कि आर्मी में वन रैंक वन पेंशन स्कीम होनी चाहिए। तो वन रैंक वन पेंशन स्कीम का मतलब ये है कि अगर आप सेम रैंक से रिटायर होते हो रिस्पेक्टिव ऑफ एनी ईयर, तो आपको सेम पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। पहले पे कमीशन हर साल डिसाइड करता था, अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप मेजर के रैंक से रिटायर हुए तो मेजर की जो पेंशन है वो आपको मिलेगी, जो कर्नल की रैंक की पेंशन है वो मिलेगी। मूविंग फर्दर, सो हाउस पैनल में सबसे बड़ा इशू यही था कि मनरेगा को लेकर, मनरेगा हटाना है कि नहीं, लेकिन हाउस पैनल का ये कहना है कि नहीं, मनरेगा इज अ लाइफ लाइन ऑफ द रूरल एरियाज, तो ये चीज नहीं हटा सकते। और ये हमें कोविड-19 में पता लगा, कोविड-19 में लॉकडाउन में पता लगा कि मनरेगा ने कितनी हेल्प प्रोवाइड की है टू द रूरल हाउस होल्ड्स। मूविंग फर्दर, ये पूरा का पूरा पेज आपका, सॉरी सॉरी गाइस, ये पूरा का पूरा पेज आपका इलेक्शन से भरा हुआ है, नहीं पढ़ना है, पॉलिटिक्स की न्यूज से नहीं पढ़ना है आपको। सो ऑन द नेशनल न्यूज अगेन, सो प्राइम मिनिस्टर मोदी का यही कहना है कि मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो वैक्सीनेट हो चुकी है और जो नहीं हुई है वो वैक्सीनेट हो जाए, फॉर 12 to 15 ईयर्स के लोग, और प्रिकॉशनरी डोजेस भी ले लें और प्रिकॉशंस को फॉलो करते रहें, क्योंकि इंडिया बहुत बेटर पोजीशन में है कोविड-19 पैंडेमिक को देखते हुए। नितिन गडकरी, यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर, उनका यही कहना है कि ईवी की सेल्स जो है वो बाय द एंड ऑफ 2022 10 टाइम से ज्यादा राइज हो जाएंगे, 10 गुना से ज्यादा राइज हो जाएंगे, ये चीज उनका कहना है। सो ऑन दी वर्ल्ड न्यूज, एक ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, दैट्स अबाउट दी के यूएस के जो कांग्रेसमैन है उनका ये कहना है कि रशिया जो ऑफर दे रहा है इंडिया को कि हम आपको डिस्काउंट के बेसिस पर ऑयल प्रोवाइड करेंगे, इंडिया को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए रशियन ऑयल्स को। ये यूएस कांग्रेस है, उन्होंने बोला कि अगर इंडिया एक्सेप्ट करेगा रशिया का ऑयल ऑन अ डिस्काउंटेड प्राइस तो इंडिया और यूएस के रिलेशंस में ये चीज अफेक्ट करने वाली है। ओके, सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। आज के एडिटोरियल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ना जरूर। सो हम लोग कल फिर मिलते हैं विद सम एक्साइटिंग न्यूज़, एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।